किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर हमें अपनी सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसडी ऑलराउंड में। दोस्तों आज है 14 फरवरी। 14 फरवरी के दोस्तों सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हमने वीडियो में एक जीके बूस्टर भी ऐड किया है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपका करंट अफेयर्स नॉलेज तो होगा ही, साथ साथ हम जीके का जो टॉपिक लिए रहते हैं दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका जीके का भी क्लियर होता चलेगा नॉलेज। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले करंट अफेयर से। और पहला करंट अफेयर्स है दोस्तों कि हर साल यूनानी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 फरवरी को दोस्तों हर साल यूनानी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को हम यूनानी दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ने यूनानी दिवस का आयोजन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रख। अब आइए दोस्तों जानते हैं ये आखिर हकीम अजमल जी कौन है। दोस्तों ये हकीम अजमल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे दोस्तों, ठीक है ना, जो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। ठीक है, हकीम जो अजमल खान थे, इन्होंने वर्ष 1921 में कांग्रेस की अहमदाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता भी की है दोस्तों। यूनानी चिकित्सा अगर आपको बताएं तो ये पद्धति का उद्भव और विकास यूनान में हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों उससे पहले प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों दूसरा है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 46वें स्थान पर रहा है। दोस्तों द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है ना, और ये हर साल लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है और भारत इसमें 46वें नंबर पर। आइए दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट बिंदुओं की। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत 6.91 अंकों के साथ 46वें स्थान पर रहा है। वहीं दोस्तों इकोनॉमिस्ट जो इंटेलिजेंस की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट है, दुनिया में लोकतांत्रिक देशों की श्रेणियों को लेकर सूची जारी करता है। दोस्तों इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन जो है तो 5 पैमानों पर किया जाता है दोस्तों। और वो 5 पैमाने क्या है आइए हम आपको बताते हैं। इसमें 5 पैमाने दोस्तों: चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद, सरकार की कार्यशैली, राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति, वहीं और है 5वीं नागरिक आज़ादी। ये 5 सूचकांक के आधार पर जारी की जाती है दोस्तों। इस सूचकांक में 1 से 10 अंकों के पैमाने के आधार पर रैंक तय की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखिएगा। अच्छा दोस्तों आइए अब हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित टॉप 3 देश कौन है। भारत तो 46वें नंबर पर है, लेकिन टॉप 3 देश कौन है? टॉप 3 देश हैं दोस्तों। सबसे पहले है नॉर्वे। नॉर्वे का दोस्तों 9.75 अंक हैं। न्यूजीलैंड है 9.37 अंक और फिनलैंड के हैं 9.27 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। अच्छा दोस्तों इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है इस रिपोर्ट को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में। ठीक, चलिए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्माइल योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। दोस्तों स्माइल योजना दोस्तों ये जो किया है तो केंद्रीय सामाजिक मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इन्होंने स्माइल योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में कहाँ पर किया है ये भी ध्यान रखिए। केंद्रीय क्षेत्र की जो ये योजना स्माइल है, स्माइल का फुल फॉर्म क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इसका शुभारंभ करेंगे वो। दोस्तों
इस योजना का मकसद ये है कि हाशिए पर खड़े जो व्यक्ति हैं उनके आजीविका और उद्यम के रूप में मदद करना। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने में कार्य में लगे लोगों के लिए भी कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। तो ये योजना ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और चौथा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रिपोर्ट को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं, मौद्रिक नीति जो जारी करती है आरबीआई, रेपो रेट, तो उसकी बात करें तो रेपो रेट इस बार जो दोस्तों तो 4% पर ही बरकरार रखा है 10वीं बार दोस्तों। चलिए इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को लगातार 10वीं बार 4% पर बरकरार रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 से 10 फरवरी 2022 के बीच 2021-22 के लिए छठी और आखिरी मौद्रिक नीति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें देश की मौद्रिक नीति के लिए कई अहम फैसले भी लिए गए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये रेपो रेट की बात थी, तो रेपो रेट का अच्छा होता क्या है दोस्तों रेपो रेट, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों रेपो रेट क्या होती है, वह रेट होती है या वह दर होती है जिस दर पर रिजर्व बैंक जो होती है कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है या ऋण देता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों अब पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पाँचवा प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ पर 3 दशकों के बाद तितली की दुर्लभ प्रजाति है दोस्तों सदर्न डफर, कौन सी प्रजाति है, सदर्न डफर, और इसको कहाँ देखा गया है। तो देखो दोस्तों, इसको देखा गया है नीलगिरी के पर्वतों पर। कहाँ देखा गया, नीलगिरी के पर्वतों पर। आइए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा नीलगिरी के ऊपरी इलाकों में तितली की दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है। इस प्रजाति को दोस्तों 3 दशकों बाद, 30 साल बाद लगभग देखा गया है ना। इस समय इस जो तितली प्रजाति को आमतौर पर क्या बोला गया है, सदर्न डफर के रूप में जाना जाता है। तितली की खोज दोस्तों मुंबई के बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जर्नल में प्रकाशित हुई, और इतनी ऊंचाई पर इस तितली की उपस्थिति भी दुर्लभ थी दोस्तों, है ना। अच्छा दोस्तों, सदर्न तितली की बात आई तो आइए थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं, है ना। सदर्न तितली जो है दोस्तों ये पश्चिमी घाट, कहाँ पर, पश्चिमी घाट और श्रीलंका की देशज प्रजाति है, और ये पहली बार वर्ष 1981 में नीलगिरी में देखी गई थी। यह प्रजाति मुख्य रूप से बांस की प्रजाति पर निर्भर रहती है दोस्तों, और इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण भी प्राप्त है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों आज का जीके बूस्टर, जैसा कि हमने बताया था जीके बूस्टर हम लेके आए दोस्तों, और आज के जीके बूस्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ और नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं। मुख्य इसका टॉपिक यही है दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी के दोस्तों किनारे मथुरा है जो कि यूपी, आगरा, दिल्ली है, इलाहाबाद है। और अगर हम बात करें तो गंगा नदी की, अब बात करते हैं गंगा नदी। गंगा नदी में इलाहाबाद है, हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी जो कि बनारस भी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो सुकोबा घाट है, डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। वहीं सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी है, फिरोजपुर है, लुधियाना है। महानदी की बात करें तो ये कटक, संबलपुर आदि इससे संबंधित हैं। अलकनंदा दोस्तों बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी किनारे कौन सा नगर स्थित है, तो बद्रीनाथ है। तुंगभद्रा नदी किनारे कुर्नूल है, झेलम नदी किनारे श्रीनगर है, ताप्ती नदी किनारे सूरत है। ठीक है। वहीं अगर बात करें कृष्णा नदी तो ये विजयवाड़ा, भीमा नदी पंढरपुर, रामगंगा नदी बरेली, बेतवा नदी ओरछा, क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन जो कि महाकालेश्वर नगरी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सरयू नदी की बात करें दोस्तों तो अयोध्या इसके किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी कोलकाता बसा है। गोमती नदी लखनऊ है। नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो इसमें भी कई सारे शहर हैं जिसमें मुख्य है जबलपुर है। चंबल नदी की बात करें तो कोटा है। गोदावरी नदी नासिक है। कावेरी नदी श्रीरंगपट्टनम है। वहीं मूसी नदी दोस्तों जो मूसी नदी किनारे कौन सा शहर है, तो हैदराबाद है स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी किनारे है जमशेदपुर, और साबरमती नदी किनारे है अहमदाबाद है। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान थे जो कि प्रमुख नदियों किनारे बसे हुए, तो इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, अपने मित्रों को बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आप किसी भी
कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसके करंट अफेयर्स के साथ साथ हम प्रमुख संस्थानों को कवर करने की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें डीआरडीओ, इसरो और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की हमने वीडियो बनाई है और प्लेलिस्ट भी है, तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। वो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।